सो नेक्स्ट जो है वो आफ्टर बैलेंस शीट जो है इनकम स्टेटमेंट को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो इनकम स्टेटमेंट में आपने प्रोडक्ट को सेल किया, उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, तो उसका ग्रॉस मार्जिन कितना है, उसका जो है वो इबिटा मार्जिन कितना है, डिप्रिसिएशन कितना है, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, ये सारी जो है, और उसके बाद जो है हमें नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है ना, एंड जब कंपनी कितना ग्रो कर रही है, सेल्स में कितना ग्रो कर रहा है, उसकी जो है वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है कि वैल्यू ग्रोथ आ रहा है, ये सब सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बताया जाता है। एक्सेप्शनल लॉस ड्यू टू कोई प्रॉब्लम आ गया, जैसे मान लो कि जनरली फार्मा कंपनी में आती है कोई, मतलब एफडीए का कुछ इनोवेटर ने क्लेम कर दिया कि है ना, ये जो है वो जैसे ल्यूपिन के केस में आ गया, बहुत सारी जो है वो राइट ऑफ करना पड़ता है या कुछ पेनाल्टी देना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें रहती है, लाइक आपका जो है वो क्वेस कॉर्प है, तो कोई नई कंपनी खरीदती है लेकिन वहां पे लॉसेस हो गया, तो वो राइट ऑफ सारी जो चीजें हैं वो आपका जो इनकम स्टेटमेंट में शो अप होता है ना, एक्सेप्शनल आइटम में। एक सिंपल चीजें हैं। और मटेरियल कॉस्ट सबसे बड़े, इबिटा मार्जिन कब जो है वो इम्पैक्ट होता है, ये थ्रू द पीएनएल स्टेटमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड अनदर थिंग क्या होता है कि डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन जैसे ही आप नए नए कैपेक्स कर रहे हैं, अगर वो लाइव हो जाता है, सेल्स आए ना आए, आपका जो एक्चुअल अकाउंटिंग से क्या होता है, डिप्रिशिएशन जो है अकाउंट होना चालू कर देता है, ठीक है ना। सेम थिंग जो है आपको जो है वो आपने लोन ले लिया, आपको इंटरेस्ट जो है वो करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कवरेज, एबिटा टू इंटरेस्ट कवरेज कितना है, बहुत ज्यादा है, तो अगर आपका जो है कभी बिजनेस कुछ प्रॉब्लम में आ गया, तो आपको जो है वो इंटरेस्ट देने में जो है वो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एस्टिमेट में आपको पूरे नए नए स्टॉक आइडिया जो है वो जनरेट करने में हेल्प करता है। सो सिंपल देख सकते हैं, टोटल रिवेन्यू मतलब टोटल सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और बहुत ही सिंपल रखेंगे इसको, है ना, जिससे समझ में आ जाए और इसको क्लब करके आप बैलेंस शीट के साथ देख सके कि क्या चीज होती है। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज गिवन एज देते हैं ना, तो स्क्रीन में डायरेक्टली देख सकते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ये टोटल सेल्स है, ठीक है ना, और ये एक्सपेंसेस होता है, ये जो है आपका जो है वो टोटल जो है वो ग्रॉस मार्जिन, मतलब ये नेट प्रॉफिट जो है सारे जो है अगर खर्चे देंगे तो वो जो है वो ग्रॉस मार्जिन होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो आपका that will be covered into that. What is an income statement? तो सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, आपका जो है टोटल रिवेन्यू जो है वो 50 है, टोटल एक्सपेंसेस जो है 30 है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका जो है वो दैट विल बी 20, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपका जो है वो पूरा जो है वो टोटल एक जो है वो कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट मार्जिन क्या करते हैं, बेसिक लेवल को गो थ्रू करते हैं कि सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स मान लो 50 रुपीज का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 रुपीज का है, तो मेरा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 40 रुपीज का है। सिंपल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट जिससे जो है प्रोडक्ट बन गया, तो इसमें जो है, और मतलब सिंपल जो है जितना रॉ मटेरियल इन्वेंटरी में जो भी है उसका जो कॉस्ट है ना, वो जो है आपका 10 रुपीज का है, 50 रुपीज में आपने प्रोडक्ट को सेल किया, तो आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगी, तो 40 रुपीज। तो इसमें जो है डायरेक्टली जो है आप चेक कर सकते हैं एक्सपेंसेस में मटेरियल कॉस्ट, ये जो है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसमें जो ये मटेरियल कॉस्ट अगर वेरी होगा तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो है वो ग्रॉस मार्जिन जो है वो वेरी होगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो इसमें चेक करते हैं। ओके, तो इसका ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकाल सकते हैं कि 40 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स 50 into 100 इज दैट इज 80%, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो ग्रॉस मार्जिन कितना आ गया, 80% आ गया। सिमिलरली इसको एक जस्ट गो थ्रू करेंगे, देन फाइनली जब स्क्रीनर पे हम लोग देखेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि स्क्रीनर पे हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, कैसे हम जो है उसको बहुत आसानी से कैलकुलेट करते हैं, ये स्क्रीनर के थ्रू आपको जो है वो पता चल जाएगा। इबिटा मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ पावर एम्प्लॉय, है ना, ये जो है एसजीए कॉस्ट बोलते हैं, सेलिंग, है ना, जो है एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है ना। तो कॉस्ट ऑफ पावर, एम्प्लॉय और रेंट वाला जो है वो होता है, ये है ना, ये इसमें कवर होता है, ये है ना, सेलिंग गुड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है ना।
तो इसमें जो रहता है, तो इसको जो है अगर ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो एबिटा आता है। तो 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 30। तो एबिटा मार्जिन कितना हो जाएगा, अगेन 30 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा, 60%। करेक्ट है। ईबिट मार्जिन कितना हो जाएगा, ये सब एक बेसिक लेवल पे पढ़ाना जरूरी है ताकि आप एक बार समझ में आ जाएगा तो मार्जिन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। एबिटा में से आप डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन मतलब एबिट आ जाएगा। ठीक है ना। तो एबिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए अगेन 28 डिवाइडेड बाय 50, ओके, देन इट विल बी 100। तो ये सिंपल परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज रेशियो बहुत काम आने वाला है क्योंकि मार्जिन जो है होगा। तो जस्ट एक तो इमेजिन कर लेंगे, हमें कोई एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करना, जस्ट एक कि कितना इतना ये इस बिजनेस का इतने टके का है, यहाँ पे इतना कॉस्ट लग रहा है तो इतना मार्जिन आ रहा है। ठीक है ना। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो एबिट में अगर आप इंटरेस्ट कॉस्ट, जो फाइनेंस कॉस्ट है, जो आपने लोन लिया है उस पर जितना भी इंटरेस्ट दे रहा है वो घटाएंगे तो आपका आ जाएगा। अभी मान लो इंटरेस्ट फ्री लोन है हमारा, तो 28 माइनस 0 इज इक्वल टू 28। ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट जो है फाइनल आपका पास जो है वो कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो पैट मार्जिन पीबीटी माइनस टैक्स इक्वल्स टू पैट। तो इसमें जो है आपका 28 को आपने जैसे ही 8 से मतलब इसमें जो है टैक्स जो है 25% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है 2019 के बाद से, जो है वो टैक्स जो है वो आपका जो है वो 8 रुपया मतलब 25% लगता है जितना भी आपका जो है एबिट आया है ना, जितना भी आपका जो पीबीटी है उसमें जो टैक्स जो है वो 25% लगेगा। तो 28 में अगर 8 करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो इसमें दैट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 50, ये आ जाएगा 40% आपका जो है वो पैट मार्जिन आएगा, जो फाइनल जो नेट प्रॉफिट आएगा। देन फाइनली जो है वो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की जो है वो कमाई, एक शेयर पे कितनी कमाई होगी इसकी जो है वो आपका जो है वो यहाँ पे जो है वैल्यू मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मान लो 20 है, एग्जांपल ले लिया, और 20 है तो 1 रुपए का अर्निंग शेयर। तो अब पैट जैसे ही बढ़ते जाएगा, मान लो 40 हो गया, 40 हो गया, क्यों, आपके मटेरियल कॉस्ट जो है वो गिर गए, आपके जो है मार्जिन इबिटा मार्जिन बढ़ गया, तो ये 40 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2 हो गया, दैट मींस ईपीएस ग्रोथ आ गया। तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा बेस्ड ऑन इट। तो ईपीएस पे बहुत ही जो है वो डिपेंड करता है। अगर आपका इबिटा मार्जिन बढ़ के आया हुआ है फॉर कुछ क्वार्टर आया, तो उस समय जो है वो प्राइस विल बी प्राइसिंग। ठीक है ना। एंड अदर वे भी होगा, मान लो ये जो है पैट जो है वो 10 हो गया, दैट मींस आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। प्रॉफिट रिड्यूस होने का क्या कारण हो सकता है, आपका जो है रिड्यूस हो सकता है, सबसे प्राइमरी जो रीजन हो सकता है दैट विल बी द आपका जो है वो रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो इन्फ्लेटेड हो गया। मान लो पहले जो 60 था, मतलब 40% रॉ मटेरियल, अभी 85 हो गया, तो मतलब अभी 15% ही आपको जो है वो उसमें जो है वो मार्जिन मिल पा रहा है। तो इस तरीके से जो है अगर ये 10 हो गया तो 10 डिवाइड बाय 20 द ईपीएस विल बी 0.5। अगर रिड्यूस हो गया, आपके मार्जिन कोलैप्स हो गया, आपका ईपीएस कोलैप्स हो गया, तो वहां पे जो है वो प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टॉक प्राइस बहुत बार मतलब लोगों को ये लगता है कि प्राइस क्यों गिरने लगा, तो प्राइस इसलिए गिरता है, एक तो सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा है, दूसरी चीज क्या होता है, वैल्यू इनटू वॉल्यूम, वो आपका जो है वो सेल्स होता है। सेल्स इक्वल्स टू क्या था, आगे देखेंगे, वैल्यू इनटू वॉल्यूम, मतलब वैल्यू इनटू वॉल्यूम। वैल्यू मतलब क्या, रियलाइजेशन होता है, प्राइस होता है पर पैकेट या जो भी प्रोडक्ट का प्राइस रहता है, और वॉल्यूम जो है अगर बढ़ गया लेकिन जो है आपका वैल्यू जो है वो घट गया, मतलब प्राइस जो है घट गया, है ना, वैल्यू जो है, तो भी आपका जो है वो एबिटा जो है वो ग्रॉस मार्जिन पे वो जो है वो इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अर्निंग पर शेयर को का जो ग्रोथ है उसको देखना जरूरी है। ठीक है ना। ओके, तो सिंप्लीफाइड इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द कोर ऑफ ऑपरेशन प्लस, है ना, सेल्स जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम द कोर ऑपरेशंस प्लस जो है नॉन कोर ऑपरेशन से, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है अगर उसको जो है हम जो है वो माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो उसको जो है अगर माइनस करेंगे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ये जो है मिलेगा। ठीक है ना। देन इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट जो है अगर हम जो है ये इसको जो है अगर माइनस करेंगे तो हमको पीबीटी मिलेगा, यहाँ पे डिप्रिशिएशन छूट गया बट ठीक है। ठीक है ना। अगर पीबीटी को जो है वो माइनस करेंगे टैक्सेस तो प्रॉफिट ऑफर आफ्टर टैक्स मिलेगा। ठीक है ना। एंड पैट में जो है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग को जो है वो डिवाइड करेंगे तो ईपीएस मिलेगा। दिस इज द सिंपल। ठीक है ना। सो सिंपल जो है वो एग्जांपल लेते हैं, एक जो है वो केआई इंडस्ट्री का लेते हैं, केआई इंडस्ट्री का देखते हैं। सो जस्ट उसमें चेक कर लेंगे कि क्या मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है। सो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे। हाँ, तो बेसिकली जो है आपका जो है
जो इनकम स्टेटमेंट जो रहता है, रिजल्ट जो है उसके पहले एक जो रहेगा इन्फॉर्मेशन की जो रहता है कि आपका ये दिस इज कंसिस्ट ऑफ 4 क्वार्टर। ओके, दिस इज कंसिस्ट ऑफ जो जो क्वार्टर्स हैं आपका जो है वो Q1, Q2, Q3 और ये Q4। ओके, Q1, Q2, Q3 आपका जो रहेगा, ठीक है ना। तो Q1 जो रहता है वो कहाँ से क्या रहता है, अप्रैल टू कहाँ से रहता है, अप्रैल टू जून हो गया, ठीक है, अप्रैल टू जून हो गया। देन Q2 कहाँ से हो गया, जुलाई टू सितंबर हो गया, ठीक है ना, जो कंपनी जो है वो रिजल्ट सप्लाई करती है। Q3 कहाँ से हो गया आपका, अक्टूबर टू आपका जो है वो 3 महीने का है ना, अक्टूबर टू दिसंबर हो गया। एंड Q4 विल बी आपका जो है वो जनवरी टू क्या हो गया आपका, ये मार्च हो गया। ये पूरा जो है ये फाइनेंशियल ईयर का ये रहता है Q1, Q2, Q3, Q4। इसमें जो है ये कंपनी जो है अपने रिजल्ट डिक्लेयर करती है, ठीक है ना। तो ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जानना जरूरी है कि कौन सा क्वार्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल ईयर का जो स्टार्टिंग जो रहता है वो Q1 से रहता है, ठीक है, दैट्स ओके। हाँ, सेकेंड चीज जो है, इरेज कर देते हैं इसको, आई वॉन्टेड टू इरेज दिस। ओके, ठीक है, क्लियर है ये। देन ओके, तो अगर ये देखते हैं अभी जो हमने जो डायग्राम देखा है उसमें जो है 8104 जो है हमारा जो है वो मार्च 24 का सेल्स है। ओके, तो ये जो है एक्सपेंसेस यहाँ पे जो है 7267 क्या हो गया आपका जो है वो जो है ये जो है ये आपका एक्सपेंसेस को आप माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये ईबिटा, ये जो है वो ईबिटा होता है, ठीक है ना। स्क्रीनर पे दिस इज अ ईबिटा, है ना, ये जो है वो ईबिटा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो है मटेरियल कॉस्ट जो है, राइट, मटेरियल कॉस्ट जो है वो इंक्लूड होगा। सो यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो एक्सपेंसेस में मटेरियल कॉस्ट कितना है, 72% है, 72% है। सो मटेरियल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स, जितने भी आपने जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 72%, मतलब यहाँ से टोटल जो है वो मैं मार्जिन को जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, मार्जिन को मैं टोटल को जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है ये 72% है, तो मेरा जो है ग्रॉस मार्जिन यहीं से पता चल जाएगा 28% है, ग्रॉस मार्जिन यहीं से पता चल जाएगा कि ये 28% है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है इसमें से जो है और आपके जो है कॉस्ट जो है वो सेल्स जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को जो है ये जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर कॉस्ट को जो है हम जब ये डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो है टोटल ईबिटा जो है आपका मिलेगा 10% जो है, ठीक है ना। ईबिटा मार्जिन जो है कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है ना। ये जो है ये बेसिक ऑफ ये किसी भी जो है आपका जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स को सेल करेंगे यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो कंपनी का जो है सारी कंपनी का ग्रॉस मार्जिन चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 35% है ग्रॉस मार्जिन, यहाँ पे कितना है 29% है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे। तो इस तरीके से जो कॉस्ट मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसकी जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस के कारण जो है यहाँ पे जो है ये ग्रॉस मार्जिन जो है वो बहुत इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अभी रॉ मटेरियल के प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं और उसका जो है वो प्रोडक्ट बनाने में कितना इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो है ये जैसे ही ऑपरेटिंग मार्जिन में जो है अगर जो है वो कम ज्यादा होगा तो आप देख सकते हैं उसमें से, ठीक है ना, कि अभी जो है इम्पैक्टेड कैसे हो रहा है, ठीक है। 72% मतलब 28% ग्रॉस मार्जिन है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। देन यहाँ पे जो है आपका ईबिटा मिल गया परसेंटेज, उसमें से अदर इनकम को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अदर इनकम मतलब जैसे कुछ एफडी से कुछ इंटरेस्ट आया या कुछ अदर इन्वेस्टेड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, वहां से जो भी इंटरेस्ट आता है उसको जो है आप ईबिटा में जोड़ते हैं, तो आपको जो है वो है ना, देन आपको इसको जो है उसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। दिस हैज टू बी एडेड इनटू द ईबिटा, ठीक है ना। एंड इंटरेस्ट कॉस्ट हैज टू बी रिड्यूस, जो अब इंटरेस्ट कॉस्ट को जब आप रिड्यूस करते हैं, है ना, तो ये फाइनेंस कॉस्ट जो हमने जो पढ़ा हुआ था यहाँ पे जो है थोड़ा स्क्रीनर में जो है वो डिप्रिशिएशन को बाद में दे दिया, तो इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो वहां पे हमने देखा तो ईबिटा में जब इंटरेस्ट कॉस्ट जो है तो आपका जो है पीबीटी मिलता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिप्रिशिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों को एक साथ
डिप्रिशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा ईबी, है ना, आपको जो है वो आपको पीबीटी मिलेगा, ठीक है ना। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर सिर्फ डिप्रिशिएशन को ईबिटा से आप जो है वो डिक्रीज करेंगे तो क्या मिलेगा, ईबिट मिलेगा, ठीक है ना, ईबिट मिलेगा। अभी इंटरेस्ट कॉस्ट को हमने डिक्रीज नहीं किया, ठीक है ना, सिंपल है ये। एक उसी तरीके से जो हमने फ्लो डायग्राम देखा था, है ना, है ना, उसी को है ना। तो यहाँ पे ये पीबीटी है ना, देन उसके बाद जो आप इसमें से टैक्स को रिड्यूस करेंगे 24 से, तो आपका जो है वो नेट प्रॉफिट मिलेगा। और जो है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को जो है अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को डिवाइड करेंगे तो ईपीएस मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज एक फ्लो है ना। फिर से एक देख लेते हैं, ठीक है, किसी और कंपनी का देख लेते हैं, एसआरएफ का देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन मत हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ठीक है, सी जस्ट अब देखते हैं, दिस इज मार्च 24 का। तो यहाँ पे आप मटेरियल कॉस्ट जो है वो 51% है, मतलब जो है ग्रॉस मार्जिन कितना हो जाएगा, 49% हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रॉस मार्जिन कितना हो जाएगा, 49% हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ईबिटा जो है वो कितना आ गया, 2584, है ना। और उसका परसेंटेज कितना है यहाँ पे, 20% है। ईबिटा कितना हो गया, 20% हो गया, ठीक है ना। अदर इनकम विल बी एडेड टू ईबिटा, है ना। अगर आप डिप्रिशिएशन को ईबिटा से जो है अगर डिक्रीज करेंगे, ईबिटा से जो है वो डिप्रिशिएशन को जो है वो माइनस करेंगे तो आपको ईबिट मिलेगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा जो है वो सीक्वेंस जो है अल्टर किया हुआ है, स्क्रीनर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो यहाँ पे अगर डिप्रिशिएशन को जो है वो डिक्रीज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ईबिट, ईबीआईटी, इनकम बिफोर, है ना, अर्निंग बिफोर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट टैक्सेस, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ईबिट मिल जाएगा। और उसमें से जो है अगर आप फाइनेंस कॉस्ट को जो है आप रिड्यूस करेंगे, अच्छे से ध्यान से सुनिए, फाइनेंस कॉस्ट जो है यहाँ पे 302 को रिड्यूस करेंगे, देन आपका मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन आपका जो भी टैक्स जो है वो आप 21%, 30% डिपेंड करता है, वेरी करता है। कभी कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या कुछ भी टैक्स का वेरी करता है, पीएलआई हो गया, स्कीम हो गया, उसके कारण जो है वो टैक्स में वेरिएशन आ जाता है। तो वहां पे जो है आपको नेट प्रॉफिट जो है 1336 मिलेगा। देन आउटस्टैंडिंग शेयर से आप डिवाइड करेंगे तो ईपीएस मिलेगा, ठीक है ना। तो अदर इनकम क्या होता है कि बैंक एफडी और कहीं भी जो है एनसीडी या कहीं भी जो है आपने जो है वो पार किया हुआ है, पैसा जो है वो पार किया हुआ है और उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो जो है वो अदर इनकम में आता है। हर साल जो है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी, है ना। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं सिंजिन का, जहाँ टैक्स का जो है थोड़ा वेरिएशन समझने के लिए कि यहाँ पे देखिए 18, क्योंकि इनको जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेम थिंग जो है वो बहुत ज्यादा जो है ये कुछ बेनिफिट मिलता है, तो इसके कारण जो है वो टैक्स जो है वो वेरी करता है ना। तो अगेन सेम थिंग 24 का ही देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो है वो कितना हो गया, 24 का देखेंगे तो अभी जो मटेरियल का कॉस्ट जो है वो 26, है ना। तो इसका जो ग्रॉस मार्जिन है, इस टाइप की कंपनी में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कंपनी होती है, इनका जो है ग्रॉस मार्जिन बहुत ही हाई होता है। तो इसका देखिए कितना है, 73 के अप्रोक्सीमेटली 73 है इसका जो है ग्रॉस मार्जिन। एंड जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब आपका जो ईबिटा जो है वो 29% है, ईबिटा जो है वो 29% है, ठीक है। देन आपका जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट जो लगेगा 47%, अदर इनकम एडेड हो जाएगा। ये जो है ये वाला जो है आप समझिए, इसको जो है वो डिप्रिशिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जब कंपनी आर&डी और कैपेक्स करती है तो वहां पे जो है अभी लाइव नहीं गया है, लेकिन उसका डिप्रिशिएशन बहुत ज्यादा होता है इस टाइप की कंपनीज में, क्योंकि आपका जो है वो कैपेक्स बन के बैठा हुआ रहता है, लेकिन अभी तुरंत सेल्स नहीं आया हुआ है ना। इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है। सिंजेन इज अ फार्मा कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेटर्स के साथ काम करती है। तो जब ये जो है ये लाइव जाएगा तब इसका मतलब डिप्रिशिएशन तो होना, द डे कैपेक्स गो लाइव, मतलब जो है वो प्लांट बन के तैयार हो जाता है, उसी समय आपका जो है वो कैपेक्स जो है वो मतलब डिप्रिशिएशन जो है वो अकाउंटिंग बुक में जो है वो नोट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं। फिर टैक्स जो है 18% किया तो आपका पैट आ गया 510, देन इसमें से आप ईपीएस को डिवाइड करेंगे तो 12.69 है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं। सो रिवेन्यू, टू थिंग्स अभी चेक किए, कोर ऑपरेशन से मिलना रहता है और नॉन कोर ऑपरेशंस। नॉन कोर ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे कुछ एपीएल अपोलो का जो है वो एग्जांपल देते हैं। एपीएल अपोलो का जो है देख लेते हैं क्या है इसका,
जो है यहाँ पे तो नहीं दिखाएगा, इसमें एडेड हो जाता है, सेल्स ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो है रिवेन्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स ऑफ, यहाँ पे जो है मतलब जो है अदर ऑपरेटिंग इनकम कंप्राइजेस ऑफ सेल्स ऑफ स्क्रैप और जो है वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव, कुछ स्क्रैप और इससे जो है इनका मेन जो स्टील ट्यूब का बिजनेस है, तो उससे जो है यहाँ पे 13,000 करोड़ का जो है ये तो आपका जो है मेन बिजनेस से जो है वो आ रहा है। लेकिन जो है अदर जो है वो ऑपरेशन से क्या आ रहा है 437, विच इज अ लो मार्जिन बिजनेस। तो इस तरह से डिफरेंट कंपनी पर आप जब कलेक्टिवली सेल्स लेंगे तो दोनों का एडअप होके आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो होंगे। अब नाउ नेक्स्ट जो है वो जो है वो आपका रिवेन्यू मैट्रिक सेल्स कैसे जो है वो कंसिडर करते हैं। तो एकदम सिंपल वे में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लो जो है आपकी एक है ना, ये जो है सेल्स को कैसे जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। सेल्स जो है आप आई पुट ड्रॉ, ठीक है, जस्ट वेट मिनट, हाँ ये आ गया, ठीक है ना। तो मुझे रेड कलर पसंद आता है तो मैं रेड लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, रेड कलर इज गुड, ठीक है। तो सेल्स को कैसे करेंगे, सेल्स जो डिफाइंड होता है आपका जो है वो वॉल्यूम इनटू वैल्यू, ठीक है ना, इन दोनों से मिलके बना रहता है। मान लो एक कंपनी है जो पैकेट आपका जो है क्या बनाती है कि नमकीन पैकेट जो है लेज मान लेंगे, है ना, लेज का एक कंपनी है जो चिप्स के पैकेट बनाती है, ठीक है ना। तो वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू मीन्स रियलाइजेशन हो जाएगा या प्राइस ले सकते हैं उसको, ठीक है ना, एक पैकेट का पर पैकेट प्राइसिंग जो है उसको रियलाइजेशन भी बोलते हैं, वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हम सेल करें, ये दोनों से मिला के आपका सेल्स बनता है किसी भी बिजनेस का। देखिए आप चाहे सीमेंट हो गया तो पर 10 में होगा वॉल्यूम, उसका पर पैकेट वैल्यू हो गया, या आपका जो फार्मा हो गया उसमें भी जो है वो रॉ मटेरियल रहेगा, आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा एक पैकेट या एक किसी भी एक क्वांटिटी ले लेंगे पर मिलियन टन या इस टाइप से उसका जो है वॉल्यूम रहेगा, दोनों से मिला के ही जो है वो सेल्स जो है वो क्रिएट होता है। तो मान लो कि ये 10 पैकेट हमने बेचा और उसकी वैल्यू है वो 10, अभी प्राइस जो है वो पर पैकेट की प्राइस जो है वो 10 है, तो आपका जो है टोटल सेल्स कितना हो गया 100 रुपीज का हो गया, करेक्ट है, 100 रुपीज का हो गया। अब अगर मैं इसकी जो प्राइसिंग है, अगर वॉल्यूम 10 है, अगर इसकी प्राइसिंग जो है वो 12 रुपीज हो जाएगा तो ये 120 रुपीज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मेरा कितना आ गया 20% जो ग्रोथ, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो, ठीक है ना, ओरिजिनल प्राइस इतना है, अगर इसमें प्राइस इंक्रीज लेते हैं तो यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, इसको जो है ये वैल्यू ग्रोथ मानेंगे, ठीक है ना। सेल्स में कहाँ से ग्रोथ आ रही है, वैल्यू ग्रोथ आ रही है। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे जो है ये आपका जो है वो 10 है और अगर प्राइस जो है वो 8 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका जो है ये प्राइस रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ये प्राइस रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स जो है आपका जो ये 20% जो है वो डिक्रीज हो गया, 20% जो है वो माइनस हो गया, ठीक है ना। तो इसको जो है क्या करेंगे, ये जो है आपका जो है वो क्या हो गया, द वैल्यू जो है वो डी ग्रोथ हो गया, है ना, इसमें जो है प्राइस डिक्रोज हो गया। और एक केस में और क्या होता है, जो आइडियल सिनेरियो होता है, आपका वॉल्यूम भी बढ़ गया, आपका वैल्यू भी बढ़ गया, दैट मीन्स 144, मतलब यहाँ 44% का जो है वो ग्रोथ आ गया। क्लियर है ये, क्लियर है ये। तो ये जो है सेल्स को इस तरीके से लेते हैं। अब हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो इस तरीके से चेक करेंगे कि कैसे जो है वो ये प्ले आउट होता है, ठीक है। सो लिक्विड इंडस्ट्री में जो है रियलाइजेशन यहाँ पे जो है वो 12 बॉटल होता है एक केस का, 1 केस का 12 बॉटल होता है, ठीक है ना। तो जब भी इसका जो है सेल्स देखेंगे मतलब जो है वो 1 बॉटल 1 केस है, 1 केस इंटू जितनी भी प्राइसिंग होगी, तो 1 बॉटल का जितना प्राइस होगा उससे होता है। जैसे मान लो कि वो वरुण बेवरेजेस का है, वरुण बेवरेजेस का क्या हो जाएगा 24 बॉटल पर केस, और एक स्टिंग का जो बॉटल है वो 20 रुपीज का है ना। तो यहाँ पे एक स्टिंग का बॉटल जो है वो 24 रुपीज का, मतलब 24 बॉटल पर केसेस हो गया, है ना। तो यहाँ पे रियलाइजेशन एंड वॉल्यूम ग्रोथ, तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ कितनी आ रही है पर केसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो है वो 24 हो गया, 20 हो गया, तो ये 480 जो प्राइस हो, मतलब जो रहेगा वो 1 केस का पर केस जो है ये इसका जो है ये प्राइसिंग हो गया, पर केस प्राइसिंग हो गया। अब इसमें जितना वॉल्यूम आएगा, जितने केसेस जो है वो बिकेंगे, वेदर इट इज अ
केस मतलब वॉल्यूम लेड ग्रोथ और रियलाइजेशन, अगर जो है इसकी प्राइसेस बढ़ता है तो वो जो है उसके सेल्स में इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, जब क्लियर है कि सेल्स को मतलब वैल्यू और वॉल्यूम दोनों को जो है वो चेक करना है, ज्यादा इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, सीधा जो है हमको क्या कहना है, सेल्स देखना है वॉल्यूम से आ रहा है कि वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना, जैसे एक राइट सोलर इंडस्ट्रीज का देखते हैं, सोलर इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देखते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज में क्या इम्पैक्ट आया था, सेल जो है वो बहुत ही अचानक से, है ना, मार्च 2022 के बाद जो है ये 6918 यहाँ पे जो है वो बहुत ही मतलब ग्रोथ जो है सेल्स में बहुत आया था 61। तो कंपनी ने क्या मतलब पीपीटी में जाके देखना इसमें कि कंपनी ने क्या बोला कि ये जो है इसका पीपीटी खोल लेते हैं मार्च 23 का, मार्च 23 का जो है वो देखते हैं, मई 23 में भी हो सकता है ये, मई 23 में, कि ये जो चेक करेंगे कि जो ग्रोथ कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज यहाँ पे एक डायरेक्टली हो गया। इनका जो एक्सप्लोजिव है वो जो है वो अमोनियम नाइट्रेट है, तो उसमें जो है इसकी जो क्वांटिटी है, जो है जो क्वांटिटी तो 13% से ग्रो किया है, वॉल्यूम जो है वो 13% से ग्रो किया है, लेकिन जो प्रोडक्ट है पर जो पैकेट है या प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो जो है वो 39% से, तो इट इज अ वैल्यू ग्रोथ, ये वैल्यू ग्रोथ है ना। तो यहाँ पे जो है इवन द वॉल्यूम इज ओनली इंक्रीजिंग बाय 13%, लेकिन जो है यहाँ पे जो है उसका जो वैल्यू ग्रोथ है वो 39% से हो रहा है। तो इसीलिए जो है, लेकिन ये हमेशा ये प्राइस जरूरी नहीं है कि इतना सस्टेन, क्योंकि इस प्रोडक्ट इनका जो एमोनियम नाइट्रेट का जो प्रोडक्ट है ना, जो इसकी पूरी ऑल ओवर दुनिया में जो है इसकी डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गई इस ड्यूरेशन में। ठीक है ना, तो इसके कारण जो है इसकी प्राइस जो है वो काफी जो है वो बढ़ के आपको जो है वो मिल गया। ठीक है ना, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जो है वो वॉल्यूम लेड ग्रोथ है कि वैल्यू लेड ग्रोथ है। तो इसीलिए जो है अमोनियम, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट के प्राइस हमेशा तो इन्फ्लेटेड नहीं रहेंगे, तो इसलिए उसको आपको चेक करना है कि कब ये जो है पीक साइड में चला गया है। तो पीक मार्जिन जब हो गया है तो उसके बाद आपको जो है उसमें केयरफुल रहना है और वहां से भी जो है आपको निकल जाना है। तो व्हेन यू हैव टू होल्ड, व्हेन यू हैव टू फोल्ड, ये भी आपका जो है वो साथ साथ जो है वो आना चाहिए। तो ये एक बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन हो गया कि सोलर इंडस्ट्री का देख लिया, एपीएल अपोलो का देख लिया। ठीक है ना, आपका जो है वो इसमें जो है ना, कि जो है वो प्राइसिंग जो है वो कैसे इम्पैक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं, आपका जो है वो विधि स्पेशलिटी का जो है वो देखते हैं एग्जाम्पल, जो है अदर इनकम हो गया, विधि स्पेशलिटी का जो है ना, विधि स्पेशलिटी का देखते हैं। तो अगेन चेक करेंगे कि यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट देखेंगे 2021 में कितना था, यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे इसका जो ग्रॉस मार्जिन जो है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे, ओके, मटेरियल कॉस्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो 25% का ग्रॉस मार्जिन था, 73 का ग्रॉस मार्जिन था। सो दिस तरीके से जो है हम डायरेक्टली जो है किसी भी कंपनी का ग्रॉस मार्जिन जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एबिटा जो है कैसे वेरी कर रहा है, आपका जो है हो सकता है एम्प्लॉय कॉस्ट में आपका जो है वो चेंजेस आ गया, दैट इज ऑल्सो अभी तो काफ़ी अच्छा आ गया। तो इसके हिसाब से जो है वो चार्ट में जो है आपका 5 ईयर्स में देख सकते हैं कि क्या इम्पेक्टेड आ गया है। सो इसकी जो स्टोरी अलग है कि ये जो है कैपेक्स किया हुआ है, इन्होंने कैपेक्स किया हुआ है और पर उस हिसाब से सेल्स नहीं आया, है ना। अदर स्टेट देखिए यहाँ पे जो है इन्वेंट्रीज काफ़ी पड़े हुए हैं इसके, है ना। तो उस तरीके से जितना जो है इन्होंने कैपेक्स किया हुआ है, कैपेक्स कितना किया हुआ है देखिए यहाँ पे ये 125, पर उस हिसाब से सेल्स नहीं बढ़ा। तो सेल्स नहीं बढ़ा है तो क्या हो गया कि आपका जो है ये जो प्रोडक्ट की उतनी डिमांड नहीं है और चाइना से जो है वो डंपिंग हो गया है ना, रॉ मटेरियल खर्चा, और 50% माल जो है वो चाइना से आता है। तो चाइना में वहाँ पे जो है रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो है वो कोलैप्स कर गए, तो उसके कारण जो है इसका जो है सेल्स भी नहीं हुआ और आपके जो है रॉ मटेरियल के कॉस्ट भी जो है वो बढ़ गए, तो उसके कारण जो है इसका जो है वो आपका जो है वो जितना कैपेक्स किए थे उस हिसाब से जो है वो आपका जो है प्रॉफिट नहीं बढ़ा। ठीक है ना, सेल्स ही नहीं बढ़ा तो प्रॉफिट कहाँ से बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के फिर चार्ट में आप देखेंगे कि यस इट इज फॉर लॉन्ग टाइम, ये जो है आपका जो है वो कॉन्सेंट मतलब एक जो है वो साइडवेज जोन में चला जाता है। 3 जोन होते हैं, उसको लास्ट जब हम फंडामेंटल जो है पूरा कवर कर लेंगे देन हम लोग जो है वो उसमें टेक्निकल में जाएंगे, तो विल कवर कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, और स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4,
तो इस सब को जो है आपको फंडामेंटल के साथ मिक्स करेंगे तो एक श्योरिटी हो जाएगी कि जो है किस तरीके से जो है आप जो है वो प्ले कर सकते हैं किसी स्टॉक को, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ और हॉस्पिटल मैट्रिक्स हैं, इसको बाद में डिटेल में देखेंगे क्या है। एवरेज रिवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड रहता है, टेलीकॉम का एवरेज रिवेन्यू पर यूजर रहता है, रियलाइजेशन पर टन सीमेंट में। ये जो है मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब वैल्यू तो आपका प्राइसिंग जो भी रहेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका जो है यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है व्हाट आर द कॉक्स, ठीक है ना, सोलर इंडस्ट्रीज का हो गया। इसके पहले मुझे एक और एग्जांपल कवर करना था, कावेरी सीड्स। कावेरी सीड्स का क्या है, कावेरी सीड्स में भी बहुत समय से जो है वो वॉल्यूम जो है आपका देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है सेम है। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो 19 से जो है 8-9% का है। पर इवन दो इसके जो है वो आपके जो है मटेरियल कॉस्ट जो है सेम ही है ना, सेल्स जो है। तो इसके केस में क्या हुआ कि इनका भी जो है आप देखेंगे यहाँ पे जो है सेल्स जो है मार्च 21 का देखते हैं या मार्च 24 का एक बार पीपीटी देख लेते हैं कि कुछ मिल जाए। मार्च 20 तो मार्च 24 का नोट्स देखते हैं। मैं फिर इसमें देख लेते हैं। ओके, नोट्स नहीं, पीपीटी में देखते हैं कि इसमें जो है वो वैल्यू जो है वो रियलाइजेशंस क्या है, कॉटन के प्राइसेस कैसे, नेट सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ओके, कॉटन इसमें क्योंकि कॉटन कंपनी है, दिस कावेरी सीड इज कॉटन प्रोविंस, तो कॉटन के जो दाम है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इवन जो है वो है ना, कॉटन वॉल्यूम से और स्टेबल बट रिवेन्यू इंक्रीज बाय 3%। तो यहाँ पे जो है अगर कॉटन की प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो डिक्रीज कर दिया, मान लो 750 से 620 कुछ कर दिया, और आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो भी वॉल्यूम इनटू वैल्यू जो है अगर डिक्रीज हो गया तो भी आपका जो है वो सेल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। इवन दो आपके जो है वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन जो है अगर कॉटन के प्राइस ही कोलैप्स कर जाएंगे तो इस टाइप की कंपनीज में ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि कॉटन के प्राइसेस जो है एक्चुअली जो है वो घट रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब इस टाइप की कंपनीज को आप जो है वो ट्रेक करते हैं तो, ठीक है ना। तो आपको पीक मार्जिन में इस टाइप की चीजें जो है वो देखना पड़ता है, पीक मार्जिन में नहीं लेना है इसको। जैसे फाइन एंड ऑर्गेनिक्स एक और कंपनी जो है, इसका जो है देखते हैं बीच में जो है वो जो है ऑपरेटिंग मार्जिन, डायरेक्टली ऑपरेटिंग मार्जिन आप देख सकते हैं 21-23 से ये 17% है। तो ये कोलैप्स क्यों कर गया यहाँ पे, ये देखेंगे इसके जो मटेरियल जो इसके रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो है वो बढ़ गए, तो आपका ग्रॉस मार्जिन वहीं पे रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो एक एक आइडिया मिल जाता है कि ये जो पीक आउट कर गया है ना। तो यहाँ से फिर ये जो है स्टॉक्स को फिर वापस जो है प्राइसिंग करने में अभी तो आ रहा है, देन आपका जो है वो स्टेज 4 में चला जाता है। देखिए कुछ सालों में इसने काफी जो है वो करेक्शन हो जाता है, मतलब आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर बढ़ गए तो उसके बाद जो है आपका ग्रॉस मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा, तो वहां से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सीधा इम्पैक्ट होना आ जाता है। तो उस केस में जो है वो प्राइस में भी करेक्शन आ जाता है, फिर वो प्राइस जो है कब वापस आएगा देन इट विल डिपेंड। तो इसलिए जो है आपको कभी भी पीक मार्जिन में नहीं लेना है जब जो है वो बहुत ज्यादा ये हाई है और यहाँ पे प्राइसेस हाई है। तो उसमें जब प्राइस हाई है इसका मतलब जो है वो नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, तो इस समय आपको केयरफुल रखना है और उस समय देखना है ना, ठीक है। एंड अपार इंडस्ट्रीज का देखते हैं, इसने भी क्योंकि एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल में ही समझ में आएगा, सो आई एम टेकिंग मोर एंड मोर एग्जाम्पल। देखिए इसमें भी जो है वो 12% है, मटेरियल कॉस्ट जो है वो अभी तो ठीक है इसका, अपार इंडस्ट्रीज का, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस टाइप की कंडक्टर कंपनी में है ना, सो आपका जो है वो कंडक्टर बिजनेस ने काफी ग्रो किया इसका। इसमें जो है वो डिफरेंट सेगमेंट में भी जब देंगे सेगमेंटल बिजनेस में, तो इसमें कंडक्टर बिजनेस ने काफी ग्रो किया इसका 15%, मतलब 44 ये, बाकी बिजनेस उतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इसमें जो है सेगमेंट मतलब ये किया है। पर ये अब पीक हो गया है क्या, मार्जिन जो है, मार्जिन भी काफी अच्छे हैं इस बिजनेस के। सो अपार इंडस्ट्री एक है ना, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंटल इसके जो है ट्रांसफार्मर ऑयल है, पावर टेलीकॉम है, तो इसने जो है इसको जो है वो बाद में चेक करेंगे।
तो इस तरीके से जो डिफरेंट जो है वो आपके रॉ मटेरियल कितने इन्फ्लेटेड हो रहे हैं या क्या है, उससे आप जो है वो पता कर सकते हैं कि जो है वो प्राइसिंग पे जो है वो ग्रॉस मार्जिन क्या है, इसका देख सकते हैं। ठीक है ना, आगे चेक करते हैं कि व्हाट आर द cost of goods sold are defined as the direct cost attributed to the production of the goods sold। ठीक है ना, it is calculated as a open stock। मतलब आपके जो रॉ मटेरियल है ना, वो जो है जो है जो ओपनिंग स्टॉक क्या है, परचे मतलब ये रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है कंपनी रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर, है ना, रॉ मटेरियल जो रहता है वही फिनिश गुड बताता है। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड को कैसे आप जो है वो डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड सोल्ड, है ना। जो आपको जो है गुड, जो भी आपके जो है जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो है जो कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो जो है आपका रहेगा। ठीक है ना, है ना। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपने जो है वो ओपनिंग चेंज इन इन्वेंट्री एग्जांपल है, ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया, 1 लाख हो गया, है ना। यहाँ पे जो है वो 1 लाख जो है आपका जो है ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज है 5 लाख हुआ, और क्लोजिंग ये एक जो है चेंज इन इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल वे में इसको कोशिश करते हैं। तो चेंज इन इन्वेंट्री कितना हो गया, 50,000 का हो गया। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री कितना हो गया, 50,000 का हो गया। इसका मतलब आपने रॉ मटेरियल कितना परचेज किया इस साल के लिए, 55 लाख किया, लेकिन आपका जो है फाइनल जो है लास्ट जो है क्लोजिंग में जो है वो कितना हो गया, 1.5 लाख। मतलब ये 1 लाख में फिर ये 50,000 एड हो गया, तो आपका जो है कितना यूज हो गया, सिर्फ 4 पॉइंट लाख इतना यूज ही हुआ है, मतलब और इन्वेंट्री जो है वो बच गई। ठीक है ना, सो विच इज नॉट गुड, मतलब आपका इन्वेंट्री जो है वो बढ़ते जा रहा है ना, फ्यूचर के लिए, या तो विच इज नॉट गुड। आप जितना कर रहे हैं वो तो ज्यादा होना चाहिए, और पीछे का भी इन्वेंट्री वो यूटिलाइज होना चाहिए। तो इन्वेंट्री शुड भी कैसे रहना चाहिए, डिक्रीजिंग पैटर्न में रहना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको जो है वो चेंज इन इन्वेंट्री मतलब आपके ज्यादा, आपने जो है कम प्रोडक्ट बेचे हैं, इसका ये सिग्निफाई करता है कि आपका जो प्रोडक्ट जो है वो कम बिक रहा है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से, एंड अगर ये निगेटिव वैल्यू है, मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, कि अगर ये निगेटिव है, 70,000 ही लास्ट में जो है आपका बच रहा है ना, तो 70,000 बच रहा है, मतलब टोटल जो है चेंज इन इन्वेंट्री कितना हो गया, -30,000। मतलब आपने 30,000 ज्यादा बेच दिया इसमें। ठीक है ना, आपका पूरा यूटिलाइज हो गया दिस ईयर का इन्वेंट्री, और प्रीवियस ईयर का भी 30,000 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है इसको एक चेंज इन इन्वेंट्री को जो है वो आप जो है उसको नोटिफाई करते हैं। ठीक है ना, सो अगेन विल कम बैक टू आवर, ठीक है ना, फाइनल थिंग्स। ओके, सो इसमें भी जो है वो एग्जांपल में देखेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये ओपनिंग स्टॉक 191, मतलब पिछले साल का जो था परचेज किए हमने। ठीक है ना, तो यहाँ पे 98 आ गया। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, तो उसी से हिसाब से ही तो कॉक्स लगेगा ना, कि कितना मटेरियल इस साल जो है वो कंज्यूम हो रहा है, तो दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना। तो वो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। मतलब तो एक सिंपल वे में, अगर मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है पिछले साल से बढ़ा हुआ आया है, दैट मैंने कम प्रोडक्ट बेचा है। अगर कम हुआ है तो मैंने उसका पिछले साल का भी यूज किया, इस साल का पूरा जो है वो स्टॉक जो है यूज कर लिया। दिस इज सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे जो है अगर आपका जो है वो कुछ कंपनी जो है वो आपका जो है वो ट्रेडिंग करती है, बॉट एंड सोल्ड विदाउट एनी प्रोसेसिंग, है ना, उसको भी लेते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक रिफर टू द परचेज ऑफ फिनिश गुड, मतलब कुछ कंपनी जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग करती है, फिनिश गुड प्रोडक्ट करती है, उसमें इसमें मार्जिन कम रहता है ना। तो यहाँ पे जो है वो नोटेड रहता है अलग से, परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स का एक नोट जो है वो डिफाइन कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो परचेज ऑफ पेंट एंड वार्निश ये जो है वो एक कर दिए। ठीक है, सिंपल है ये। नाउ चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री में जो है अभी हमने देखा कि देर इज अ एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस का, कि क्या होता है इसमें। ठीक है, सो इफ आई से दैट कि चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्या हो गया, कि मैंने रॉ मटेरियल जो है वो सपोज 6 मंथ के लिए स्टॉक कर लिया, कितने में, 30 रुपीज में 6 मंथ के लिए। ठीक है ना, मेरा मार्कअप प्राइस कितना हो गया, 15 रुपीज, तो मुझे कितने में बेचना चाहिए प्रोडक्ट, 45 रुपीज में। सिंपल रखते हैं बहुत ही। अब मेरा जो है वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो 50 हो गया, है ना, मतलब 30 से 50 हो गया, तो अब मेरा मार्कअप प्राइस तो 15 है, तो ये जो है कितना हो जाएगा, इसको जो है मैं सेल करूंगा 65 में, तो ये मेरा जो है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसमें। इस केस में जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा, 30 में मैंने खरीदा था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 35 रुपीज में।
ठीक है ना। तो ये जो है इन्वेंट्री क्या हो गया, ये इन्वेंट्री जो है वो गेन का है ना, इन्वेंट्री गेन। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो एबिटा है वो इम्पैक्ट हो जाएगा, उसमें जो है वो बढ़ के हुए आएगा, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट आपने पहले से उसको क्या किया, स्टॉक अप कर लिया था। सिमिलरली अपोजिट भी हो सकता है, 30 में लिया था, 20 में मान लो रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, देन अगर ये 15 रुपीज करेंगे तो अब मेरा कॉस्ट है 35 रुपीज, मेरे को बेचना चाहिए 45 रुपीज में, अब मैं बेच रहा हूँ इसको 35 रुपीज में। सो दिस इज अ कॉल्ड एन इन्वेंट्री लॉस। 10 रुपीज का जो इन्वेंट्री क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके कारण जो है क्या हो जाएगा, एबिटा। सिंपल कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोई भी अगर इन्वेंट्री, अगर मैंने रॉ मटेरियल की जो है प्राइसेस जो है अगर वो बढ़ गए और कोलैप्स हो गए, उससे जो हमारे जो है वो बिजनेस में बहुत, खास करके अगर मैंने पहले से जो पीवीसी बिजनेस है, जैसे एक प्रिंस पाइप का डायरेक्टली एग्जांपल की ओर ही चलते हैं, है ना, डायरेक्टली एग्जांपल की ओर चलते हैं कि प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स है। तो इनका क्या होगा, फिटिंग्स कंपनी है, तो क्या होता है कि जब इन्वेंट्री जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि प्रिंस फाइव एंड फिटिंग में जो है वो मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया, यहाँ पे फिर से जो है ये क्या हो गया, बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, 77 और इसमें 71 में। तो इसका जो है वो ग्रॉस मार्जिन जो है कितना हो गया, सीधा जो है वो 16 से जो है एबिटा जो है वो 9% आ गया, 12% आ गया इसका, ठीक है ना। पहले जो है ये ठीक था। तो इसमें जो है इन्होंने क्या किया, पीवीसी का बिजनेस है, इन्वेंट्री जो है अगर देखते हैं तो इन्वेंट्री जो है बहुत ज्यादा जो है इनके पास जो है वो जमा हो गया है। इन्वेंट्री जो है कितना, 619 हो गया। अब उसके बाद जो है पीवीसी की जो है प्राइसिंग जो है वो कोलैप्स कर गई, पीवीसी की प्राइसिंग कोलैप्स करी तो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो गिर गया। तो आप इतना सेल्स करेंगे तो उसका जो वो जो सेल है वो जो है वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, इसके कारण जो है इनको जो है वो इन्वेंट्री लॉस हो गया, ठीक है ना। तो इसके कारण जो है इस चार्ट ये जो है स्टेज 4 में चला गया। तो इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस से भी जो है वो बिजनेस में जो है उसके प्रॉफिट में इम्पैक्ट, इसलिए इसको ये छोटी चीज इनको पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉसेस से जो है आपके जो है वो बिजनेस में इम्पैक्ट आता है, उसकी जो है ईबिटा है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, ठीक है ना। अगर आपका इन्वेंट्री गेन हो गया तो डेफिनेटली आपका ईबिटा इम्पैक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन्वेंट्री लॉस हो गया तो आपको उसका जो है वहां पे आपका सीधा एबिटा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है वॉल्यूम एंड वैल्यू जो है वो कम हो गया, मटेरियल कॉस्ट जो है कम, ठीक है ना। सो अगेन देखें जुबलिएंट का भी वैसी है, जुबलिएंट के केसेस में जो है तो इसमें आपको हमेशा जो है वो ट्रैक करना पड़ता है ना। सी 17% से सीधा क्या हो गया 11%, मतलब जो है इनके मटेरियल कॉस्ट जो एसिटिक एसिड का जो ये करता है, एसिटिक एसिड का इनका जो मेन जो है वो रॉ मटेरियल है उसके प्राइस जो है वो कोलैप्स कर गए, है ना। तो इनका जो बिजनेस है तो अगेन जो है इट इज अगर 5 ईयर में देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ है, अभी जो है प्राइस वापस रिकवरी किया है। तो इस तरीके से जो है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट और इसका जो है ये गए। सिमिलरली जो है अगर बालाजी एमीन है, एक बिजनेस है विच इज बालाजी एमीन में क्या हुआ कि आपका जो है इसको मुझे पहले कवर करना था ना, अभी तो ठीक है, बीच में जो है इनका जो है बिजनेस जो है वो 29 अभी ठीक है, प्राइस जो है इन्फ्लेटेड हो गया है, पहले तो इसका जो है ये लोग 17% और ये जो है ना। तो इसमें जो है ग्रॉस मार्जिन बहुत अभी तो रिकवर हुआ है इसका जो है वो, बट प्राइसिंग जो है वो बहुत ही इसमें जो है वो करेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है जब ये बीच में जो है ये 16 15 17% हो गया, फिर 21 से जो है वो 19% हो गया, अभी जो है ये 19%, 29 था बीच में, 27 26 है, अभी जो है इसकी जो प्राइसेस जो है जो इनके प्रोडक्ट हैं, ये दो प्रोडक्ट है बालाजी, एसिटोमेथाइल एंड जो है एक डी मेथाइल क्लोराइड है, एक स्पेसिफिटी का एमएल है। तो सऊदी अरब से जो है इसका जो है वो क्या हो गया, डंपिंग हो गया। एंड सेकंड में जो है एसिटोमेथाइल की जो है रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो जो है वो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है जो ये प्रोडक्ट बनाती है उसके कॉस्ट जो है वो 280 से जो है वो 170 गिर गया। तो उसके कारण जो है इसका एबिटा पे जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। तो इसके कारण जो है इसकी जो है प्राइसिंग है और ये जो 5 ईयर्स में जो है कंपनी ने जो है उसका जो बहुत करेक्शन हो गया, एक टाइम में 5,000 के आसपास गया था, अभी जो है वो द प्राइस इज डिक्रीज, और वो कितना डिक्रीज होगा ये हम नहीं बता सकते, मतलब देन वी हैव टू चाहिए, स्टेज 4 में चला गया है, 200 से नीचे चला गया है तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एंड नेक्स्ट देखते हैं इनकम स्टेटमेंट का। चेंज इन इन्वेंट्री का भी हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री गेन एंड लॉसेस का हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम इंवेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये चेंज एंड गेन हो गया और
आपका इन्वेंट्री एसिटिक एसिड के अगर प्राइसेस गिर गए तो इसके कारण जुबिलेंट इंग्रिया को क्या प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं सेलिंग जनरल एंड कॉस्ट एंड, तो अभी तक जो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इन्वेंट्री गेन लॉसेस हो गया आपका, जो है वो जो मटेरियल कॉस्ट जो मेन इम्पैक्टेड होता है वो मटेरियल कॉस्ट होता है। अगर आपका जो है वो मटेरियल कॉस्ट जो है उसकी वैल्यू उसका जो वो बढ़ गया वो, तो उसमें क्या हो जाए आपका मार्जिन जो है ग्रॉस मार्जिन कम हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस वे आप जो है वो एक आइडिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो सेकंड जो आपका जाता है जो मटेरियल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जो आता है सेलिंग जनरल, तो इसमें क्या क्या जो है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग अ बिजनेस, है ना। एक्सक्लूडिंग यहाँ पे क्या होता है गुड सोल्ड और फाइनेंस कॉस्ट, तो रिलेटेड टू मार्केटिंग सेल्स हो गया, एडवर्टाइजिंग सेल्स कमीशन, तो ये सारे जो कॉस्ट है ना, देख लेते हैं KI इंडस्ट्रीज में। ये जो है ये आपके जो है मटेरियल कॉस्ट तो हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय अदर कॉस्ट, ये जो है आपका जो है क्या होता है SGA कॉस्ट हो गया, है ना। यही SGA कॉस्ट जो है आपका जो है वो हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है आपका, ठीक है, एडवर्टाइजिंग जनरल एक्सपेंसेस, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेसेस, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेसेस, रेंट ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में क्या हो जाएगा, सैलरीज, इसको है ना मैनेजमेंट सैलरीज बढ़ती है ना, आपका इंश्योरेंस टेलीफोन बिल है, तो ये जो है आपके सारे जो है वो डे टू डे ये कॉस्ट जो है नॉर्मली फिक्स रहते हैं, पर आपके जैसे कुछ एम्प्लॉयज के जो है वो सैलरी बढ़ गया तो उसमें जो है आपको जो है वो इंक्रीज होकर मिलता है। फिर आपका जो है EBITDA में जो है इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ठीक है, अदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस अभी हमने चेक कर लिया इसमें। व्हाट आर द अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू डोंट फॉल अंडर द कैटेगरी लाइक कॉक्स एम्प्लॉय एंड ये, बट स्टिल नेसेसरी फॉर ऑपरेशन, दे आर मिसलेनियस ऑपरेटिंग एक्सपेंस शोन इन द सेपरेटली इन द प्रॉफिट एंड अदर एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो नेक्स्ट चेक करते हैं। अदर एक्सपेंसेस तो ये सारे जो होते हैं पावर ये जितने भी हो गए, ये कंपनी जो है वो करती है ना, ट्रैवलिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे की ओर आते हैं, हाउ डिप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्रिशिएशन का, क्योंकि आप मशीनरी ले रहे हैं और उसके बाद जो है वो डिप्रिशिएशन जो है वो, है ना, तो वो भी आपके EBITDA में इम्पैक्ट करता है। आपने बहुत ज्यादा कैपेक्स कर लिया और लाइव हो गया, उसके बाद वो डिप्रिशिएशन तुरंत जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे डिप्रिशिएशन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड, इंडिया में तो डिप्रिशिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज होता है यहाँ पे। सो आपने मान लो 5 साल के लिए जो है टोटल परचेज वैल्यू 6 लाख है, तो हर साल जो है 1 पॉइंट है ना 1,20,000 आपने डिप्रिशिएशन उसमें जो है अकाउंटिंग नॉर्म से दिखा दी। तो जैसे ही लाइव हो जाता है आपका डिप्रिशिएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल लेंगे नवीन फ्लोरिन का एग्जांपल लेंगे, नवीन फ्लोरिन का एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे जो है वो डिप्रिशिएशन जो है वो जो है वो इन्होंने क्योंकि काफी कैपेक्स किया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये इनोवेटर्स के साथ काम करते हैं तो इनका जो है कैपेक्स जो है वो काफी किया हुआ है, तो पर कैपेक्स करते ही इनको सेल्स का ऑर्डर जो है वो तुरंत जो है वो ग्रोथ दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है वो ग्रोथ किया 19,000 का जो है वो किया एंड सितंबर में जो है 2250, है ना। देखिए यहाँ पे सेल जो है जैसे ही कैपेक्स किया इसके जो है वो डायरेक्ट जो है वो सेल जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इसका जो है नवीन फ्लोरिन का जो है वो आपका जो है वो और डिप्रिशिएशन जो है वो एडेड हो रहा है। देखिए डिप्रिशिएशन क्योंकि इनका कैपेक्स काफी हैवी है तो ये जो है काफी जो है वो इनका जो है हो गया। और देखते हैं आपका विधि स्पेशलिटी का जो देखते हैं यहाँ पे इन्होंने काफी कैपेक्स कर रखा है एंड डिप्रिशिएशन जो है वो काफी बढ़ गया है ना, डिप्रिशिएशन बढ़ गया है और जो है आपका जो है वो प्रॉफिट जो है वो इम्पैक्टेड होता है, ठीक है ना। इसका डिप्रिशिएशन जो है वो बढ़ते जा रहा है ना। तो ये यहाँ पे एक जस्ट अकाउंटिंग मेथड में आता है। और एक डायनेमिक प्रोडक्ट का चेक करते हैं। डायनेमिक प्रोडक्ट एक अच्छा एग्जांपल है। डायनेमिक प्रोडक्ट्स का जो है वो चेक करते हैं। डायनेमिक प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा था कि आपने कंपनी ने बहुत ज्यादा कैपेक्स किया, ठीक है, टू दैट सी दिक्स, तो कैपेक्स को आपको लगातार चेक करते रहना पड़ेगा। अब इसके बाद जो इनका सेल्स आया है कि नहीं आया ये आपको चेक करना है ना। अब 272
34 के जो है फिक्स एसेट में जो है इनका जो है वो मार्च 22 का जो है वो कितना हो गया 252, पर उतने तरीके से इनका सेल्स नहीं बढ़ा। और डिप्रिशिएशन जो है वो अकाउंटिंग में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपका जो है वो ऐड हो गया, ठीक है ना, डिप्रिशिएशन जो है। तो इसके कारण जो है इसका जो प्रॉफिट है आप देख सकते हैं, इसका जो प्रॉफिट है इट इज रिड्यूस्ड। पहले ये 24, 28, 14, तो इसका जो है ये पूरा जो है ये दिस हैज कम डाउन टू द स्टेज 4। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आपका कैपेक्स जो है वो उसका हो रहा है कि नहीं। तो प्राइस जो है वो कोलैप्स हो गया या डिमांड नहीं है, सेल्स नहीं आ रहा है ना, तो ये लोएस्ट साइड में है, ठीक है। तो इस तरीके से एक जनरल आइडिया समझ में आएगा कि कैपेक्स करने के बाद उसका सेल्स जो है वो भी ट्रैक करना पड़ेगा आपको। तो क्या क्या चीजें जो है, डिप्रिशिएशन बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, मार्जिन कितना आ रहा है, ये सब इनकम स्टेटमेंट से एक ओवरऑल आइडिया आपको स्टॉक के बारे में लगातार जो है आपको देखते रहना पड़ेगा, ट्रैक करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट ईबीटा में पड़ता है डायरेक्ट, अगर बढ़ गया तो ईबीटा ग्रॉस मार्जिन कम होके आएगा। देन आपका एसजीए जो है वो एक फिक्स कॉस्ट रहता है नॉर्मली, तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। देन इसके बाद जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपका जो रहेगा अगर आपने कैपेक्स किया हुआ है, तो उसके बाद जो है आपका डिप्रिशिएशन इम्पैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से नए नए आइडिया जो है आपको जो है वो है ना कर सकते हैं, ठीक है ना। नवीन फ्लोरिन के केस में क्या था, नवीन फ्लोरिन ने जब कैपेक्स किया तो हाथों हाथ जो है वो सेल जो है वो होने लगा उसमें, तो वो दैट इज गुड। मतलब वहां पे उन्होंने पहले ही इसको जो है वो प्रिडिक्ट कर लिया था और उसने हिसाब से उन्होंने कैपेक्स किया और तुरंत जो है, तो इसलिए कंपनी के जो है उसमें जो है आपको जो है वो परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा कि उसकी जो परफॉर्मेंस कैसी है। सो देखिए इसका जो प्राइसिंग जो है लास्ट 5 years में है ना, लास्ट 3 years में जो है दे हैव इंक्रीजेस, ठीक है। 10 years में काफी जो है वो प्राइस जो है इम्पैक्ट किया है। अभी तो ठीक है थोड़ा सा करेक्शन हो गया, बट दिस हैज बीन अ गुड स्टोरी, ठीक है ना नवीन। फाइनेंस कॉस्ट मतलब जितने भी आपके जो है वो इंटरेस्ट, जो भी आपने लोन लिया हुआ है, जो कंपनी ने लोन लिया है उस पे जो भी, ठीक है ना, जैसे बोरोइंग कंपनी का जो है, तो उस पे जो भी आपके प्रॉफिट यहाँ पे जो है एक रहेगा, इंटरेस्ट जो भी कॉस्ट लग रहा है ना। हाँ तो ये जो है वो डिक्रीज होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि फाइनेंस कॉस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये चेक करते रहना पड़ेगा कि वो डिक्रीजिंग है कि नहीं, है ना। फाइनेंस कॉस्ट में जो है आपको एक चीज समझ लेना है कि, है ना, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट। तो ये जो है ये आपको जो है ग्रेटर देन 7 times से होना चाहिए। कवरेज जो है मतलब जितना आपका प्रोड्यूस हो रहा है ना, और इंटरेस्ट जो भी आप पे कर रहे हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन 7। अगर बराबर हो गया, अदानी का देखते हैं एक बार, अदानी एनर्जी का देखते हैं, है ना, बहुत सारी कंपनीज का देखेंगे इसमें, अदानी ग्रीन एनर्जीज का देखेंगे। सो अदानी ग्रीन एनर्जी के केस में क्या था कि आपकी जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, मान लो ये मार्च इसका देखते हैं, ठीक है ना, 24 का लुक एट है ना। तो इसका जो है वो 201 है। नेट प्रॉफिट कितना है आपका, सॉरी ईबिट देखना है अपने को, तो उसमें 887 से हमको डिप्रिशिएशन को जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो डिप्रिशिएशन को अगर मोटा मोटी माइनस करेंगे तो 3000 का मान लेते हैं, थ्री थ्री फोर 3400 का ईबिट है इसका। एंड जो इसका डिप्रिशिएशन कितना है, डिप्रिशिएशन इज 2000 का है, 2400 का है ना। तो इसके केस में जो है वो अदानी अदानी के केस में देखते हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी के केस में, है ना, ग्रीन एनर्जी में जो है वो ईबिट जो है वो 3400 का है, ईबिट जो है वो, ठीक है। एंड जो है इसका जो है वो डिप्रिशिएशन जो है वो 2400 का अप्रोक्सीमेट ले रहा है, विच इज 1 पॉइंट समथिंग, है ना, 23 है। सो अगर सम टाइम में अगर ईबिट में यहाँ पे कंपनी को प्रॉब्लम आया तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट को देने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो है फाइनेंस कॉस्ट में ये देखना है कि ये आपको जो है इसको देखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एसआरएफ का एग्जांपल लेते हैं, एसआरएफ का एग्जांपल लेते हैं। एसआरएफ में क्या हो रहा है कि आपका जो है वो सी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या हो गया यहाँ पे, इंटरेस्ट आपका जो है वो इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में किसी को देखते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट इज 302, ठीक है। डिप्रिशिएशन 673 है, तो 25 में करेंगे इसका 2000 का जो है वो ईबिट है, एंड इसका जो है वो आपका डिप्रिशिएशन कितना है 673, ठीक है।
तो इसको अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है मैं इधर अलग डायरेक्ट फाइनेंस कॉस्ट में जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो फाइनेंस कॉस्ट हो गया। व्हाट आर द एक्सेप्शनल आइटम? एक्सेप्शनल आइटम आर सिग्निफिकेंट नॉन रिकरिंग गेन और लॉसेस, एक्चुअली लॉस ड्यू टू फ्लड और ये सारी चीजें हैं फ्रॉम सेल ऑफ बिजनेस और डिवीजन। राइट ऑफ, इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्सेप्शनल आइटम में जो है वो है ना कि क्या होता है, तो वो डिटेल्स तो दिया हुआ है कि ये सारी चीजें होती हैं आपकी रेयर ऑपरेशनल रिस्क और नॉन रेगुलर, ये है ना राइट ऑफ। जनरली जो है राइट ऑफ के लिए कंपनी जो है इसको ज्यादा यूज करती है। तो इसके जो है हमने बैलेंस शीट में जाते हैं, अदर लाइबिलिटीज, नो इनकम में जाएंगे तो अदर इनकम एक्सेप्शनल आइटम्स देख सकते हैं यहाँ पे -660 करोड़ का जो इन्होंने जो है राइट ऑफ किया है। तो मान लो आप एक कंपनी जो है किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, उसके बाद जो है वो फ्रूटफुल नहीं होता है ना, और लॉसेस हो जाता है, तो दैट विल बी अ माइनस में आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। जनरली फार्मा कंपनी में जो है वो आए दिन होते रहता है। लुपिन का एक एग्जांपल लेते हैं, लुपिन का एग्जांपल लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था, है ना, एक्सेप्शनल लॉस कि आपने कोई जेनरिक कंपनी, क्योंकि ये जो फार्मा कंपनी है जो है वो इनोवेटर का जो है, जैसे ही वो आपका जो है वो पेटेंट खत्म होता है तो वो जेनरिक दवाइयाँ बनाती, तो फिर वो उनके साथ जो केस हो गया तो -1401 का इनको जो है वो राइट ऑफ लेना पड़ा, इन्होंने बनाया तो इस तरीके से इनके जो केसेस चलते रहते हैं। तो एक दो क्वार्टर में ही आपके जो है अगर 6000 करोड़ 1400 करोड़ ये चले गए तो आपको जो है ये, तो फार्मा कंपनी इन यूएस इज अ बिग रिस्क। इंडिया में जो ब्रांडेड कंपनी बनाती है ना, जो एबॉट है और जो है इप्का लैब है, ये इनका जो है मेन बिजनेस, तो इसमें देखना पड़ेगा कि बिजनेस जो है वो आपका यूएस बिजनेस कितना परसेंटेज है, उसका आरओई, क्योंकि वहां पे प्राइस इरोजन बहुत जल्दी होता है। जस्ट मैं फार्मा का क्योंकि ये बात चालू हुई है तो उसके बारे में कि जो है यहाँ पे जो प्राइसिंग जितना मिलता है हमको इंडिया में जो ब्रांडेड जो है जैसे क्रोसिन है उसका, वहाँ पे यूएस में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ब्रांडेड कंपनीज को जो है यहाँ पे इंडिया में ज्यादा वैल्यू मिलता है पी, जबकि वहाँ पे जो है प्राइस जब गिर जाता है तो उसके कारण उनका जो पी जो है वो होता है, तो कलेक्टिवली पी वो जो है वो डिस्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आरओई बनेगा नहीं, वहाँ पे आरओसी बनेगा नहीं, और यहाँ पे इंडिया में जो है उसका आरओई बनेगा। तो वो कितना सेगमेंट कौन सा बिजनेस है, और जनरली फार्मा कंपनी में वहाँ पे जो है केस फाइलिंग और ये सब का भी जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए जो रहता है ना। सो दिस इज दैट। एंड पिरामल फार्मा ने भी इसी तरीके से जो है, जैसे ही इन्होंने अपना जो है वो डीलिस्ट मतलब सॉरी डीलिस्ट बोल रहे हैं, अपना जो है बिजनेस जो है फार्मा बिजनेस और एंटरप्राइजेस बिजनेस को अलग किया, वैसे ही इन्होंने जो है अपना राइट ऑफ लिया। विल सी दैट ये राइट ऑफ लिया -32 करोड़ 30 करोड़, ठीक है ना। इसका जो है इन्होंने इसमें देखते हैं राइट ऑफ, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा एक साथ कलेक्टिवली 60 - 60 करोड़ का राइट ऑफ लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सेप्शनल लॉसेस में क्वेस्कॉप में तो ये है कि उन्होंने उनके क्लब और ये कुछ कुछ बाय किए, तो बिजनेसेस कौन से मतलब आपकी कंपनी कौन से बिजनेस में वहां पे इन्वेस्ट कर रही है और उसके कारण उनको राइट ऑफ लेना पड़ेगा, ये सारी डिटेल जो है इसमें जो रहता है आपका जो है ना एक्सेप्शनल लॉसेस में। टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेगमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंटेशन, जैसे क्या होता है कि आप जो एल्कॉन इंजीनियरिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एक कंपनी की बहुत सारी आपके सब्सिडीज रहते हैं, ठीक है ना। तो उसके जो है आपकी सारी जो है कौन सा बिजनेस जो है ना ग्रो कर रहा है और कौन सा बिजनेस नहीं कर रहा है, जैसे इसके में चेक करेंगे कि ट्रांसमिशन इक्विपमेंट मोटा मोटी जो है 19-20 और ये जो है वो ठीक ग्रो कर रहा है। मटेरियल हैंडलिंग बिजनेस जो है अभी इसकी ग्रोथ अच्छी है, ठीक है ना, अभी अच्छी है, लेकिन अगर लास्ट 10 ईयर्स में देखेंगे तो इसने जो है ट्रांसमिशन जो है वो इसका देखेंगे कि 831 से ये बिकम हो गया इसका, और ये जो है 502 से जो है ये कितना बन गया। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट उतना ग्रो नहीं किया जितना जो है वो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट। एंड द सेकेंड थिंग इज द मार्जिन, मार्जिन इसका सेकेंड बिजनेस में जो है 26% है ना, मार्जिन इज वे हाई, हमेशा इन्होंने कांस्टेंट मार्जिन रखा हुआ है, इसमें अभी आ रहा है। देन आरओसी जो है, आरओसी ऑब्वियसली जो है इस बिजनेस का आरओसी अभी तो ठीक है हो गया मटेरियल हैंडलिंग का, लेकिन इसका जो है कांस्टेंट, तो इसके कारण जो है इसके चार्ट में जो है वो लास्ट 5 ईयर्स में इट हैज ग्रोन, क्योंकि इसका एक बिजनेस बहुत अच्छा कर गया। तो ये सेगमेंटेशन में आपको जो है वो सेगमेंटल जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि सेगमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी देखना पड़ेगा कि कौन सा। सिमिलरली एक एसआरएफ बार बार देखते हैं
कि एसआरएफ के केस में क्या होता है कि इसका जो सेगमेंट है पैकेजिंग बिजनेस है, इसमें जो केमिकल बिजनेस ने तो काफी 50 ये सब किया है, पर पैकेजिंग बिजनेस का जो है अभी जो है क्या हुआ है, इसमें जो है ये मार्जिन भी ठीक है केमिकल बिजनेस का, लेकिन इसमें जो है ओनली 4%, आरओई 4%, आपके जो है ये पूरा जो है प्रॉफिट जो है ये 4% बन रहा है ना? तो ये मार्जिन जो है पूरा कोलैप्स कर गया 11%, तो इसके कारण जो है द स्टॉक हैज नॉट डन एनीथिंग। तो स्टॉक को कौन सी चीजें इम्पैक्ट करेगी, बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं, हर चीज को एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पूरा एकदम डिटेल एक्यूरेट नहीं करना है, बस हाँ इम्पैक्ट कर सकते हैं। एसआरएफ केमिकल बिजनेस है, पैकेजिंग बिजनेस का एक ट्रेंड क्या चल रहा है, वो सारी चीजें जो है हमको जो है वो चेक करनी पड़ती है इसमें, ठीक है ना? तो ये बेसिक्स हो गए आपके इसमें, मिर्जा इंटरनेशनल है और बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो चेक कर सकते हैं। बेसिक ही रखते हैं एक सिंपल वे में, ताकि आप जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे तो उसमें जो है वो चेक कर लेंगे कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट जो है हम लोग कैश फ्लो करेंगे, व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।